आदरणीय प्राचार्य महोदय और वरिष्ठ शिक्षकगण से निवेदन करती हूँ कि माँ सरस्वती के तैल चित्र के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। भाषा विचारों के अभिव्यक्ति संप्रेषण का माध्यम ही नहीं अपितु ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम भी है। संस्कृति और राष्ट्रीयता की संवाहिका भी होती है। हिंदी पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य भी यही है। हम अपनी मातृभाषा, राजभाषा, संस्कृति और सभ्यता की भाषा को सम्मान देते हुए इनके विकास, प्रचार एवं प्रसार में अपना सहर्ष योगदान दें। हिंदी पखवाड़ा इस तथ्य पर भी जोर देता है कि अनेकता में एकता हमारे भारत की विशेषता है और इस विविध भाषा को हमारी हिंदी भाषा एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य वर्षों से करती चली आ रही है। इसी एकता के सूत्र के विषय में दो शब्द बोलने के लिए मैं आदरणीय सुमंत सर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण, उपस्थित छात्र छात्राओं, शुभ अपराह्न। आज हिंदी दिवस के समापन अवसर पे मुझे अपनी बातों को रखने का मौका मिला है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि प्रतिवर्ष 14 नवंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी में कार्य करने के और हिंदी में लेखन, पढ़न, पत्र लेखन इत्यादि कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से हिंदी पखवाड़ा दिवस चलाया जाता है, जो कि 15 दिन का एक कार्यक्रम होता है और उसके अंतर्गत हम लोग विविध कार्यक्रम कराते हैं, जैसे काव्य पाठ, निबंध लेखन, ऐसे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा के साथ साथ यह एक बड़े भाग में बोली जाने वाली प्रमुख रूप से भाषा है, जो कि राष्ट्रभाषा बनने की पूरी मत्ता रखती है और कोई अन्य भाषा हिंदी भाषा के आसपास नजर नहीं आती है कि जो राष्ट्रभाषा बनने की समर्थ हो या शक्ति रखती हो। तो वह 1918 में गांधी जी ने कहा था, हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि अगर राष्ट्रभाषा किसी भी भाषा को बनाया जा सकता है तो वह मात्र एक भाषा है, वह है हिंदी। और संविधान सभा ने 1949 में 14 सितंबर के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में मनोनीत किया। तब से लगातार हम लोग 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा। जनमानस की भाषा से मतलब है कि एक ऐसी भाषा जिसको कोई भी किसी भी प्रांत का व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, आसानी से बोल सकता है और अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकता है। और एक दृष्टि में अगर जनभाषा के रूप में देखा जाए तो हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी एक बड़े भाग की बोलियों के समूह को लेकर एक भाषा बनती है, जिसे हम हिंदी कहते हैं, जिसमें 5 भागों में बटा हुआ है और लगभग 18 बोलियों के एक साथ मिलने से हिंदी भाषा का गठन होता है। इसमें अगर इसको हम अलग अलग भागों में देखें तो पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऐसे ही पश्चिमी हिंदी में है खड़ी बोली, ब्रज भाषा। तो इस प्रकार से 18 बोलियों के समूह को हम एक भाषा के रूप में, हिंदी के रूप में जानते हैं। तो ये भाषा क्या है, पूरे भारत में जन जन में व्याप्त है। और गांधी जी ने एक बात और कही थी कि हिंदी भाषा हृदय से हृदय की भाषा है।
हृदय से हृदय की भाषा का मतलब है कि एक ऐसी भाषा जिसको हम आसानी से समझ सकें, बोल सकें। और अगर भौगोलिक रूप से हम देखें, भारत में 10 बड़े राज्यों की मुख्य रूप से राजभाषा के रूप में हिंदी कार्यरत है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये 50 लाख करोड़ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बोली और समझी जाती है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा हमें दिखती है जो राजभाषा बनने के समकक्ष है। गांधी जी ने एक बात और कही थी कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी मातृभाषाएं हैं, अलग अलग प्रांत हैं। तो जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए वो हमें अपनी मातृभाषा में प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी किसी भी प्रांत के लोग हों तो उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रभाषा की बात की जाएगी, एक देश की भाषा की बात की जाएगी, तो वह मात्र हिंदी ही है। इसी क्रम में ग्रियर्सन ने अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था, सबको पता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ था, तो इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि हिंदी संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी और शिरोमणि है। अर्थात हिंदी एक भाषा है जो सबसे अच्छी है, सरल है और इसको धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार भारतेंदु जी ने भी अपने विचार के कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अर्थात अपनी भाषा जो है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, तो उसी के अनुसार हम अपना उन्नत कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। वह भाषा नहीं जिसको हम समझ ही न सकें या फिर एक कुछ सीमित लोग, सीमित वर्ग समझे, तो ऐसी भाषा से हमारा विकास संभव नहीं है। बल्कि हमें एक जन भाषा चाहिए, जनमानस की भाषा चाहिए, जिसमें हम अपने विचारों को, अपने लोगों को और अपना स्वयं का विकास कर सकें। तो हिंदी दिवस पे बस इतना ही। अपने बातों को मैं ख़त्म करते हुए एक लाइन बोलना चाहूँगा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। सरल है, सुबोध है, सुंदर अभिव्यक्ति है। सरल है, सुबोध है, सुंदर अभिव्यक्ति है। हिंदी सभ्यता, हिंदी संस्कृति है। हिंदी भाषा में अपने मन के उद्गार को व्यक्त करने के लिए मैं विप्रांसी पाठक को आमंत्रित करती हूँ, यहाँ आए और अपने मन को भावों को कविता के रूप में व्यक्त करें। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद एवं समस्त श्रुति श्रोताओं को मैं विप्रांशी पाठक कक्षा 10वीं ब की छात्रा नमन करते हुए श्री रामधारी श्री दिनकर जी की एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। झंझा सोई तूफान रुका, झंझा सोई तूफान रुका, प्लावल जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों। 2 दिन पर्वत का मूल हिला, फिर सिंधु का ज्वार गया, पर 100 देश के हाथों में वह एक नई तलवार गया। जय हो भारत के नए खड़क, जय तरुण देश के सेनानी, जय नई आग, जय नए ज्योति, जय नए लक्ष्य के अभियानी। स्वागत है, आओ, स्वागत है, आओ काल सर के फण पर चढ़ चलने वाले। स्वागत है, आओ काल सर के फण पर चढ़ चलने वाले। स्वागत है, आओ हवन कुंड में कूद स्वयं बलने वाले। मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए, मन से उतार कर हाथों में निज स्वप्नों का संसार लिए। सेनानी करो प्रयाण, अभय भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के पुछते हैं सारा आकाश तुम्हारा। जो कुछ था निर्गुण निराकार, तुम उस विद के आकार हुए, पीकर जो आग पचा डाली तुम स्वयं एक अंगार हुए। सांसों का पाकर वेग देश की हवा तवी सी जाती है, गंगा के पानी में देखो परछाई आग लगाती। विप्लव ने उगला तुम्हें, विप्लव ने उगला तुम्हें, महामणि उगले जो नागिन कोई, माता ने पाया तुम्हें यथमणि पाए बड़भागिन कोई। लौटे तुम रूपक बन स्वदेश की, आग भरी कुर्बानी का, अब जय प्रकाश है नाम देश की, आतुर हटी जवानी का। कहते हैं उसको जय प्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, काला को
होती अंधेरे। हाँ, जयप्रकाश है नाम समय की करवट काम लड़ाई का, भूचाल भवंडर के ख्वाबों में भरी हुई तरुणाई का है। जयप्रकाश का नाम जिसे है, जयप्रकाश का नाम जिसे इतिहास समाचार देता है, बढ़कर जिसके पर चिन्हों पर उस पर अंकित कर लेता है। यानी करते हैं प्रणाम बलिदानी, प्राण चढ़ाते हैं, वाणी का अंग बढ़ाने को गायक जिसका गुण गाते हैं। आते ही जिसका ध्यान दीप्त हो प्रतिभा पंख लगाती है, कल्पना ज्वार से उद्वेलित मानस तट पर थर्राती। वह सुनो भविष्य पुकार रहा, वह सुनो भविष्य पुकार रहा, यह दलित देश का त्राता है, सपनों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है, भारत का भाग्य विधाता है। धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण कविता, ओजपूर्ण कविता। हिंदी है जन जन की धड़कन, हिंदी हमारी शान है, हिंदी देश के वासी हैं हम, हिंदी हमारी पहचान है। इस कविता ने इस पहचान को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसी तारतम्य में कक्षा 10वीं A की छात्रा आयुषी रामदेव को आमंत्रित करती हूँ कि हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी राजभाषा के विषय पर यहाँ पर आकर के अपने मन के भाव को व्यक्त करें। सबसे पहले क्योंकि हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, आज आखिरी दिन है, तो मैं आप सभी को फिर से एक बार हिंदी पखवाड़ा की बहुत सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ देना चाहूँगी। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा आयुषी आज आप सभी के समक्ष अपने भावों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इतिहास से जानते हैं हिंदी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हिंदी शब्द आया कहाँ से, हिंदी भाषा कैसे बनी। हम सभी जानते हैं कि जब आज के ईरान अर्थात पहले के पारसी लोग हिंदुस्तान आए थे, तो वहाँ वो लोग स को ह बोलते थे। तो सिंधु से हमें हिंदू और हिंदी शब्द मिला, जहाँ से हमारी भाषा। तो महत्व बताने के लिए हमें जानना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि माना जाता है ये जो भाषा है, हिंदी भाषा, वह 2000 साल पुरानी है। अर्थात 1000 ईस्वी में इस भाषा की शुरुआत हुई। 1100 की ईस्वी तक ये जो भाषा है, ये सिर्फ बोलचाल में प्रयोग होती थी। कुछ और साल बीते और ये भाषा परिवर्तित हो गई साहित्य काल के वक्त, जब जैसे कि संत कबीर आदि ये लोग इन्होंने साहित्य जिसके अंदर चौपाइयाँ आदि आती हैं, वो लिखना शुरू कर दिया। मगर हुआ ये कि इसके बाद जैसे ये इसका विस्तारवाद हो रहा था, मुग़ल आए और उन्होंने हिंदुस्तान में शासन किया। मुग़ल लोगों के आने से बहुत सारे परिवर्तन देखे गए हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों में। उनमें से एक ये था कि मुग़ल उन्हीं लोगों को राजकाज के काम में चुनते थे जो लोग फारसी अच्छी तरह से समझते थे। तो फारसी आदि जो भाषा है, उसका चलन हमारे हिंदुस्तान में, जैसे हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को पहले ही बहुत चीज़ों ने प्रभावित किया है, उसी तरह मुग़लों ने भी प्रभावित किया। लेकिन तुलसीदास, सूरदास आदि ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हिंदी भाषा को बचा कर रखा। आगे हम सभी जानते हैं कि इसका प्रचलन आगे बहुत चल रहा था, परंतु हुआ ये कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तब क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन रहा है। तो उनके शासन के वक्त उन्होंने अंग्रेज़ी की सभ्यता व अंग्रेज़ी धर्म का विस्तारवाद करना शुरू किया। तो उसमें से एक थे हमारे भारत के लोग, जो लोग इसके अंदर चलते थे और जो आज भी हम, क्योंकि अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले ही विद्वान होते हैं। हिंदी सिर्फ और सिर्फ सरलता और भाव को प्रकट करने का एक अच्छा माध्यम ही नहीं है, उसके साथ साथ हिंदी में बहुत सारा ज्ञान, साहित्य, चौपाइयाँ आदि भरे हुए हैं, जो आध्यात्मिकता की ओर भी हमें लेकर चलते हैं। उसी के लिए जैसे ब्रिटिश लोग जब यहाँ आए,
और वहाँ यहाँ सभ्यता उनकी पश्चिमी सभ्यता में हम ढलते गए। आज भी हमारे मन में पश्चिमी सभ्यता का वही प्रभाव है जो हमें देखने को मिलता है। हिंदी भाषा को कम महत्व देना अपने आत्मसम्मान को कम महत्व देने के बराबर है। हिंदी एक ऐसी सुगम भाषा है जो हमारी भारत माता की बिल्ली है, कह सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी बहुत सारे शब्दों को अपने साथ लेकर चलती है जो अलग अलग विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं। हिंदी ने उदारता से सभी शब्दों को अपने अंदर समाहित किया है। यहाँ तक अंग्रेजी के भी ऐसे कई शब्द हैं जो हिंदी से मिले हुए हैं। अर्थात हिंदी ने अंग्रेजी भाषा को भी अंग्रेजी परंपरा, अंग्रेजी भाषा को भी कहीं ना कहीं विस्तारवाद में मदद की है या फिर अपना योगदान दिया है। इसमें बहुत सारा ज्ञान है। और मैं कहना चाहूँगी कि हम जानते हैं हमने 200 सालों की गुलामी झेली है। वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी परंपरा को ठुकरा कर दूसरे जगह पर दूसरी चीज़ों से ज़्यादा आकर्षित होते थे। इसी वजह से हमें 200 सालों की गुलामी झेलनी पड़ी। और जब वक्त आया, जब हम सब जागृत हुए कि नहीं, अब हमें एक होना है, तो उस एकता का प्रतीक हमारी भाषा, मातृभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा को प्रयोग किया गया और इसी वजह से आज हम सब आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। इसमें बहुत सारा साहित्य है, बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमें जीवन जीना सिखाती हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी साथ लेकर चलती है। तो अब हम सभी जानते हैं किसी भी देश हो, कोई भी जगह हो, किसी की भी पहचान हो तो वो उसकी परंपरा उसकी भाषा आदि से बनती है। तो जब हम अपनी भाषा को भी महत्व नहीं देंगे, क्योंकि आजकल यही देखा जा रहा है, तो हम अपने देश को आत्मसम्मानित कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो परंतु अपनी ही भाषा, अपनी ही परंपरा का ज्ञान ना हो तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आपको जो मुझसे संदेश मिले हैं वो आप सभी को समझ आए हों व आप सभी हिंदी भाषा को प्रचलित करने में अपनी योग्यता देंगे। धन्यवाद। आंगन आंगन हिंदी अक्षर संग मुस्काए, आंगन आंगन हिंदी अक्षर संग मुस्काए, हर भाषा के साथ में फूलों से खिल जाए, हर भाषा के साथ ये फूलों से खिल जाए। आयुषी नामदेव ने अपने इसी उद्गारों को अपने वक्तव्य में प्रकट किया। हिंदी के विकास में हमारे जो साहित्यिक क्षेत्र है या हमारे जो कवि हैं उन्होंने बहुत योगदान दिया है और इन्हीं कवियों की कविता लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं साहित्य यादव, कक्षा चौथी। मैं साहित्य यादव, कक्षा चौथी और केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ काव्य पाठ के अंतर्गत रामधारी से दिनकर की एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है बापू। संसार पूछता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, संसार पूछता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूछता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। अंगार हार उनका जिनकी, अंगार हार उनका जिनकी सुनाक समय रुक जाता है, आधे चिड़धर कहते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। बापू तू कली का कृष्ण है, बापू तू कली का कृष्ण है, निकल आया आंखों में नीर लिए, थी लाश द्रौपदी की जाति केशव सा दौड़ा चीर लिए। वह सुनो सत्य चिल्लाता है मेरा नाम अंधेरे में, वो सुनो सत्य चिल्लाता मेरा नाम अंधेरे में, करुणा पुकारती है मुझको आवाज उठा के घेरे में। दुनिया ने चाहा प्रश्न करे, दुनिया ने चाहा प्रश्न करे, क्या कहिए इस दीवाने को, दो बूंद सुधा लेकर निकला है जग की आग बुझाने को। बापू ने राह बना डाली, बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते हुए पार अगर तो पकड़ प्रेम का ताज चले। यह लाश मनुष्य की नहीं, मनुष्यता के स्वभाव विधाता की,
यह लाश वंश की नहीं, मनुष्यता के स्वभाव विधाता की। बापू की अर्थी नहीं चली, अर्थी है भारत माता की। तू चला लो कुछ चौक पड़े, तू चला लो कुछ चौक पड़े, तूफान उठाया आंधी है। ईशा की बोली रूह, अरे यह तो बेचारा गांधी है, यह तो बेचारा गांधी है। धन्यवाद। दीपिका जी की इस खोजपूर्ण कविता के बाद में उन्हीं की कविता लेकर के और प्रस्तुत हो रही है संस्कृति यादव, कक्षा 6वीं बा से। संस्कृति यादव। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संस्कृति यादव कक्षा 6वीं ब से काव्य पाठ के अंतर्गत महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कलम या की तलवार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंत कक्ष में बैठ रचोगे, अंत कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और यहाँ, एक भेद है और यहाँ, निर्भय होते नर नारी। एक भेद है और यहाँ, निर्भय होते नर नारी। कलम उगलती आग जहाँ, अक्षर बनते चिंगारी। कलम उगलती आग जहाँ, अक्षर बनते चिंगारी। धन्यवाद। खोजपूर्ण कविता के लिए धन्यवाद संस्कृति आपकी। हिंदी जनसंचार का स्पंदन है, हिंदी भारत माता का वंदन है। यह बात कविता में हमको देखने को मिली कि लोगों में जनसंचार कितना अच्छा कर लेते हैं और इसी संचार की भाषा को भाव में पिरोने के लिए प्राथमिक शिक्षक श्री वीरेंद्र कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ। श्री वीरेंद्र सर। सभी लोगों को शुभ प्रणाम। आज हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में मैं आप लोगों के समक्ष महादेवी वर्मा के द्वारा रचित सांध गीत का एक भाग है, उसका नाम है जाग तुझको दूर जाना। तो महादेवी वर्मा जी इसमें जाग तुझको दूर जाना में कैसे बताते हैं कि अपनी अंतरात्मा को आपको जागृत करना है। तो कविता इस प्रकार थी। चिर सजग आंखें नींदी, चिर सजग आंखें नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। पर तुझे है नासपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, पर तुझे है नासपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन।
क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धोग लाया, वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धोग लाया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेकर, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेकर। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धोग लाया। अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़क पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मुदल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। मधुर मधुरतम भाव है, यही हमारा स्वभाव है। मधुर मधुरतम भाव है, यही हमारा स्वभाव है। हिंदी विराट वृक्ष की मीठी सघन छाँव है, और इसी सघन छाँव में मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर बीबी कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ कि यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा में 2 शब्द कहें। प्रधानाचार्य महोदय, मेरे अन्य साथीगण और मेरे विद्यार्थी, भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा का जो स्थान है उसे मैं अंग्रेजी पढ़ने के बाद समझ में आया कि हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण भाषा है। जब मैं इंग्लिश में एमए किया, जिस समय पढ़ भी रहा था, उस समय बड़े आगे का बटन खोल के छाती पर और यूनिवर्सिटी में घुमा करता था, अंग्रेजी में बोलने की कोशिश किया करता था। तब मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी भाषा नहीं जानता हूँ। जब मैं एमए किया, उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद जब हिंदी पर बातचीत होती थी तो मैं कहीं नहीं ठहरता था, मुझे बहुत शर्म आती थी इस बात से। लेकिन हमारे मित्र ऐसे थे बहुत से जिनके बीच रहकर मैं सीखता था, कोशिश करता था, पूछता भी था क्या पढ़े, तो पढ़ना शुरू किया। तो सचमुच में पढ़ा, क्योंकि हिंदी साहित्य के हमारे जितने मित्र थे उन लोगों से सलाह लेकर पढ़ना शुरू किया। लिस्ट दिया किताब का, मैं पढ़ा भरपूर हिंदी को, और उसके बाद संगति भी होती गई। इस क्रम में और संयोग से मुझे दक्षिणी भारत में ज़्यादा समय बिताने का मौका मिला। तो कभी सुना करता था कि तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं है, तो वहाँ के लोगों के द्वारा मैंने सुना कि ये बहुत बड़ा लॉस है मतलब तमिलनाडु का, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट को एक नवोदय विद्यालय दिया गया था। सिर्फ इसी बात को लेकर कि उसमें हिंदी पढ़ाई जाती है, उन्होंने अस्वीकार किया और तमिल ने इनका विरोध किया। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं बहुत जगह साउथ में घूमा, एक्सट्रीम चला गया मैं, जहाँ टिप ऑफ दैट, जहाँ हमारे राष्ट्रपति जी का घर है, जन्म स्थान जहाँ पढ़े हैं, उस स्कूल में भी मेरा वर्कशॉप हुआ था, मैं गया था वहाँ, उसके पास में केंद्रीय विद्यालय में। तो देखा क्या मैं, जब हमारे प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल समापन ऐसे ही हम लोगों का 2 दिन का वर्कशॉप खत्म हुआ तो खड़े हुए और उन्होंने जो गाना गाया वो खाटी तमिल थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में गाया।
मैं उस बीच बैठा हुआ तमिल लोगों के बीच में, पूरे तमिल तेलुगु कन्नड़िका के बीच में बैठा हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। सर को बाद में साहब से मिले, कहा हिंदी क्या बात करते हो बीवी कुमार, तुम हिंदी की बात, अरे मैं उसके बिना तो रह नहीं सकता, मैं गाऊंगा। और उसके बाद देखा कि 2-4 महिला शिक्षक जो हमारी थी, शिक्षिका, वो आई और सबों ने हिंदी गाने गाए। वो हेमंत कुमार और मोहम्मद रफी का गाना गाया उन्होंने, कभी ने तमिल गाना कोई नहीं सुना किसी से। तो लोकप्रियता हिंदी की मुझे देख के लगा कि वो बोलते जरूर है, उनकी भाषा के साथ उनका प्रेम बहुत है, लेकिन हमारी फिल्म दुनिया ने जो काम किया है वो अद्वितीय काम है। कोई भी कुछ बोले लेकिन उनकी भाषा जो है वो समझते हैं, फिल्म देखते हैं और गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों से हमारा बहुत वास्ता रहा साउथ इंडिया में। जब भी मैं देखता बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। एक जो बहुत बड़ा चीज मैंने पाया अपने नॉर्थ इंडियन बच्चों से, मैं कहा करता था कि आप डिसएडवांटेज है आप में, क्योंकि हमारे साउथ इंडियन बच्चे जितने हैं वो एक बच्चा तमिल भी जानता है, तेलुगु भी जानता है, कन्नड़ा भी जानता है, और वो चारों लैंग्वेज वो जानता है। उसके बाद आपकी हिंदी को नहीं जानता है। आप क्या जाने, इंग्लिश में तो जानता ही जानता है, तो 6 लैंग्वेज में जाना है एक बच्चा। तो मैं अपने बच्चों को, जितने भी नॉर्थ इंडियन बच्चे को, डोंट हेट, मैं घृणा मत करो तुम साउथ इंडिया से, वो बोलते थे कभी कुछ दूसरे शब्द में, तो मैं उनको उत्साहित करता था, इंकरेज करता था कि आप हिंदी जानो और सीखो। और उसके बाद कोई रोक नहीं सकता हिंदी को। अभी साउथ इंडिया में कोई रोक नहीं सकता। जितने प्राइवेट स्कूल हैं तमिलनाडु में रोका गया उनको, लेकिन वहां के बच्चे को जो मैं हिंदी बोलते हुए देखा, फ्लुएंटली वो हिंदी बोलते, कुछ बोले या तमिल तेलुगु जो बोले, लेकिन वो हिंदी भी बोलते, बहुत अच्छी हिंदी बोलते। तो इनकी विकास, इनके जो है, इनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हिंदी वो गई हुई है ऑलरेडी। अब तो उनको काम करने के लिए अगर पूरे देश में जाना है तो हिंदी आनी है। इंग्लिश हो गया है, इंग्लिश में इंग्लिश तो दोनों मिला हुआ है। तो हम बात तो रोते जरूर हैं कि हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, लेकिन उनका जो बहुत बड़ा नुकसान हमें हिंदी वालों ने किया है। मैं तो याद करता हूं, अगर हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ा मैं कभी, जब दोस्तों के साथ जाना तो याद किया, अमीर खुसरो की पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन हिंदी का विकास शुरुआत करने वाले अमीर खुसरो, जिहाद मुस्की, वो लाइन है उसकी, एक लाइन हिंदी में और दूसरा पारसी में हुआ करता था। तो ये है उनका। दूसरे बड़े महान जिन्होंने हिंदी की शुरुआत, वली दक्कनी साहब, आप हिंदी साहित्य वाले सभी जानते होंगे उनको, तो वली दक्कनी साहब जो कि हिंदी को स्थापित करने का काम वहां से शुरू हुआ था, उन्होंने योगदान दिया। हम जब बेंगलोर में थे तो कभी हमको, मतलब वहां के जो मैसूर के राजा थे, उन्होंने एक संस्कृत के बड़े विद्वान पढ़ के गए बीएचयू से, तो उनको उन्होंने नियुक्त किया हिंदी पढ़ाने के लिए। और उनके वहां के जो राजा थे वडियार साहब, वो हिंदी पढ़ते थे, सीखते थे। तो हम ये मानते हैं कि भाषा जो है सीखने की चीज है। हमें कई भाषाएं जाननी चाहिए, हमें किसी भाषा से कोई तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है हमारी मातृभाषा है, लेकिन हम एक्सेप्ट करें दूसरे लैंग्वेज को, हम भी दूसरे की भाषा सीखें तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा नहीं कि हम तो मैं बता रहा था, ये सारी बातें मैं कहा आपको बड़े अनुभव की है। मैं साउथ में जब था तो देखता था कि कितना, हालांकि ये बात जरूर है कि हिंदी बोलने वालों की वहां कमी होती थी, बच्चे थोड़ा फ्लुएंट उतना नहीं होते, लेकिन सभी सीखते हैं, सभी सीखते हैं। वैसे मैंने उस दिन पोस्ट किया था कि व्हाट्सएप पे मैं कविता पढ़ के, तो अभी तो मुझे याद नहीं है पूरी कविता, लेकिन मैं पढ़ा था उस दिन में बहुत, और खास करके दिनकर की कविता, क्योंकि मैं
जब ग्रेजुएशन में पढ़ा करता है, इंटरमीडिएट में पढ़ा करता था, और एक रश्मि रथी उनकी थी किताब लिखी हुई, और वो मैं पढ़ा था तो कभी देखा है बच्चों ने गाया, और उसके बाद मैंने उसको सुनाया था उस दिन तक। चलिए धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए इस मनोयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार सर। वास्तव में हमें किसी भाषा से कोई परेशानी नहीं है, सबको समाहित होकर के चलना है, और इसलिए हिंदी भाषा को जन भाषा कहा जाता है, सबको जोड़ने की भाषा कहा जाता है। और आदरणीय कुमार सर के इस उद्बोधन से प्रेरित होकर के स्नातक शिक्षिका विज्ञान मोनिका मैडम अपने मन के भाव को व्यक्त करना चाहती है। मोनिका मैडम सावधान आमंत्रित है, आप यहाँ आए और अपने मन के भाव को व्यक्त करें। अध्यापकगण तथा प्यारे साथियों, आज हिंदी दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर, हालांकि मेरा नाम भी नहीं था सूची में कि मैं कुछ बोलूँगी, लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे मुझसे रहा नहीं गया, और एक चीज़ जो मेरे मन में थी आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। बचपन में कभी मैंने सुना था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज के दिन अगर उसको शेयर नहीं किया तो उसको याद रखने का फ़ायदा क्या। आप लोगों के साथ में उसको जरूर ही साझा करना चाहती हूँ। एक छोटी सी कविता है हिंदी के लिए। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, मैं ही भाषा सिंधी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। गंगा हूँ मैं, कृष्णा हूँ मैं ही नदिया कालिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। हिमालय हूँ मैं, कंचनजंघा मैं ही पर्वत नीलगिरी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका मैडम। और इसी कार्यक्रम में हमारे विद्यालय में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राजेंद्र यादव पधारे हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर आए और हमारी राजभाषा हिंदी के विषय में अपने मन को उद्गारों को व्यक्त करें। आदरणीय सर। अध्यापक वृंद, विद्यार्थीगण, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम ही नहीं हुआ करती, अपितु संस्कृति की परिचायिका होती है। आज से 1000 साल पहले की वो जनभाषा आज की हिंदी है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला मोड़े खड़ी थी। ये पहली देखिए खुसरो की। धूपों में वह पैदा होवे, छात एक मुरझावे, यही सखी मैं तुमसे पूछूं, हवा लगे मर जावे। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, अब तुम बोलो कितने तीतर। तो समान जन की भाषा और शिष्ट भाषा दोनों एक नेक हो गई थी। ये 11वीं शताब्दी की हिंदी आते आगे आने के साथ
कैसे उसमें देसी आए, विदेशी आए और हमारे जो 18 बोलियों की भाषाओं के शब्द आ गए। मलयालम में 80% शब्द संस्कृत के, तेलुगु में 60% संस्कृत के शब्द हैं, कन्नड़ में 50% शब्द संस्कृत के हैं और सबसे कम तमिल में है 30%। इसीलिए देखो हम जो विरोध का स्वर जो राजनीतिक ढंग से उठाते हैं इस कारण से है। मलयालम का है वरे वरंडिया वरेट जनता अदान नम्र मुद्रा वाक्यम, अंग्रेजी में स्लोगन बोलते हैं, हिंदी में नारा बोलते हैं और मलयालम और संस्कृत में उसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा वाक्यम कहते हैं। तो देखिए मलयालम में मुद्रा वाक्यम आया, एक ही जनता एक ही भारत, यही हमारा नारा है। वरे वरंड्या वरट जनता अदम नम्र मुद्रा वाक्यम। तमिलर बेची वनरे भारतम तमिल में जो कहते हैं। तेलुगु कलपंडी भारत देशी कलपंडी, एक मिला के रखो, जोड़ के रखो। ये दक्षिण की द्रविड़ की जो भाषा है, लिपि अलग होने के कारण अंतर आ गया, पर हमारे हिंदी बेल्ट की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उसमें अंतर नहीं है। और यही गांधी जी चाहते थे कि भारतीय भाषाएं पुष्ट करें, कुमार साहब जो कह रहे थे। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे कि छोटी छोटी टेकरियों से निकलने वाली नदियां सूख जाएंगी, पर हिंदी की गंगा नहीं सूखेगी, क्योंकि हिंदी की गंगा का उद्गम जनता का हिमालय है, अर्थात आम जन की वो भाषा है जो आज परिपुष्ट हुई है। इसीलिए बिपिन जोशी जो पढ़ते रहे, गाते रहे, बिपिन जोशी जी कई वंदे मातरम के तर्ज पे उन्होंने गाया था, आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो बिंदी बिंदी हिंदुस्तान की, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। सुनो चंद के ओंकारों को, जगमिग की ललकारों को, आजमगढ़ पर संत कबीरा के चुपते फटकारों को। जगमिग की ललकार सुनना है, भूषण की ललकार सुननी होगी, इसी हिंदी में आपको आनी पड़ेंगे। अब आज की जो हिंदी है, भारतेंदु ने बीजारोपण किया, हिंदी के जनक उनको कहते हैं ना, भारतेंदु ने पौधा सींचा, महावीर ने खड़ा किया, अगर गुप्त ने विकसाया तो जयशंकर ने बड़ा किया। इन सब का कैसे योगदान हुआ, पर इन सब में कौन गाए हैं, हमारे वो जो विशेषकर हिंदी वेद की जो 5 प्राकृत हुए, वो उसके फिर 18 जो रूप में वो विस्तार में नहीं जाऊंगा, वे शब्द आ गए। न के जगह ना हो जाता है, वो हमारी राजस्थानी हिंदी है, हम राजस्थानी नहीं बोलते, राजस्थानी हिंदी कहते हैं। भोजपुरी, मैथिली और मगधी को हम मगधी हिंदी बोलते हैं, हिंदी में आता है। उदाहरण के लिए जो भोजपुरी, अंतर नहीं है कि आप हिंदी पढ़े हो, भाव समझ जाते हैं। सहज सुभग भैया भारत के देशवा से देशवा हो गया, मोर प्राण बसे ही मखोरे बटुहिया, तोता तोती बोले रामा, बोले भेंगा रजवा से, पपिहा के पीपी जिया सारे बटुहिया, ये कबोल घेरे रामा, हिम कोतवालवा से। भोजपुरी में बाकी बहुलता है, भारत का वर्णन है, देखो, एक ओर घेरे रामा, हिम कोतवालवा से, तीन ओर सिंधु घारे बटुहिया। कभी किसी पथिक से बात करते कह रहे, पथिक ये जो देख रहे हो ना, ये मेरा देश है, जहाँ एक तरफ हिमालय में घेरा है, 3 ओर से समुद्र में घेरा है। मैथिल में आइए, गाछ, कई जगह आज भी हमारे उधर बोलते, सब उधर तरफ जाएंगे, पेड़ के लिए गाछ, चंदन के लिए चनन। विद्यापति की नायिका कह रही है, ने कौआ जरा कहो तो भागो तो, मेरे पिता आ रहे हैं, सोने से तुम्हारे चोंच को मढ़ दूंगी, खीर दूंगी सोन कटोरे पे। मोरे अंगना में चनन करे गछिया, ता चढ़ कर रहे कागरे, नीर क्षीर भोजन देवो पायस। अब कौआ को पायस संस्कृत में भी है और जल में भी है। जो पिया तो आज रे, एक जगह ही बस कर दिया। विद्यापति के पद हैं, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। ई सखी
हमार दुखक नहीं मोर इभर बादर माह भादर सोन मंदिर मोर झंकी घन गरजंती संतति भुवना बर संतिया कंत पाहुन काम दारुण सघन खरसर हंतिया पुलिस का सतपात मुदित मयूर नाचत मातिया विद्यापति का कैसे बिताओ हरि बिना दिन रातिया ई सखी हमर दुखक नहीं और ए सखी मेरे दुखों के ओर छोड़ नहीं है। जो हिंदी जानते हैं समझ जाते हैं। ताने नाम ताज बेगम 17वीं शताब्दी की, देखिए कैसे फारसी अवधी ब्रज सब में कैसे गूंथ दिया गया। आज की जो 18 जो बोलियों का जो समूह जो कहते हैं उसमें अरबी फ्रेंच देशक कितने बोलियों का समूह है। सुनो दिल जानी, देखिए फारसी है और उसमें उन्होंने पंजाबी को जोड़ दिया। सुनो दिल जानी मेरे दिल के कहानी तुम, तेरे इष्ट हो बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। वो तो थी पठानी और कृष्ण के बहुत बड़े भक्तन हुए। सुनो दिल जानी मेरे दिल के कहानी, तेरे दिल इष्ट हो बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूज ठानी हूँ निमाज हूँ भुलानी तजी कलम कुरान सब गुणन गहूंगी मैं। सांवरे सलों ने सारा ताज दिए कुल्लेदार, पंखदार के लिए कुल्लेदार होता है फारसी में। सांवरे सलों ने सारा ताज दिए कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में, और नेह दाग संस्कृत आ गया विरह की आग। तेरे नेह दाग में निदाग ही दहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरता पे ताने नाल, प्यारे हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। ताने नाल यानी तेरे लिए आया कि नहीं है पंजाबी का शब्द, पर ये नहीं सुने रहते हैं, हमको लगता है नयापन। ताने नाल सुन सोनिए, नहीं समझे रहते हैं, लगता है क्या है, उसी की हिंदी में बोल दूं, तेरे लिए सुन सुंदरी। हाँ बोलते हैं, समझ में आ गई बात। हाँ पंजाबी में इसीलिए किसी सरदार को आप सुनिएगा, वो जाने दे नहीं बोलता, अरे जाने दे ही का उच्चारण न से करता हूं, पंडित नहीं बोलता, भले लिखा रहेगा है पंडित। किसी सिख से आप जरा वार्ता कीजिएगा तो पंडित ही बोलेगा। राजस्थानी में जाएंगे तो ना की जगह मीरा दीवानी नहीं है, मीरा दीवानी है, पर ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे करके जहां जहां ना आया है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, जो मूल पाठ है मीरा के ना, वो ना ही है, हमने ना कर दिया। और जन भाषा में भी अक्सर आया है, जैसे हिंदी संस्कृत का जो हुआ है अधिकतर बा आ गया है। फेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मारो दर्द जाने न कोई, सूली ऊपर से पी, अपनी आगे गुजराती में चला जाएगा। सूली ऊपर से पियानी, किस विधि सोना हो, सोना नहीं होगा वहां, सोना होगा। और राजस्थानी में भी ना होता है। 23 साल वनवास झेलने के बाद जब राणा प्रताप विचलित हो जाते हैं तो समझौता करना चाहते हैं, तो पत्र जो लिखते हैं बाद में इनकार करते हैं, वो पूरा का पूरा देखिए राजस्थानी हिंदी है। अरे घासरी रोटी इज्जत बन बेला, नहीं की जगह को कर लीजिए। अरे घासरी रोटी इज्जत बन बेला, ले भागो नाना से मरिया चीप पड़ा, राणा रा सोता दुख जागो। अब मैं की जगह हूँ लरू घरू हूँ सहू घरू मेवाड़ी, शान बचावन नहीं मैं पाछ नहीं रखा रण में, बैरारा रगत बहावन नहीं, जद याद करूं, जब के जगह जब कर दिया बस, जद याद करूं हल्दी घाटी आँखा में रगत उतर आवे, सुख दुख साथी चेत करो सोता साहू जगा जावे, या सोच या तू तड़क राणा भीम बजर छाती, आँखा में आंसू भर बोलो मैं लिखसू अकबर मैं पाती को। दक्षिणी हिंदी सरवरडंडा की पंक्ति है, कुमार साहब चर्चा कर रहे हैं। या तुम रहना या हम रहना, मुसरना यानी अकड़ना, अपनों को मुसरना छोड़ो जी, अपनों को बिछड़ना छोड़ो जी, हम कब लग मरने क्यों डरना, या तुम रहना या हम रहना। गोली पे गोली दगने दो, आस्तीन पे नागा पलने दो, अब जनता का है यह कहना,
थोड़ा थोड़ा अंतर आया। देखिए पूर्वी हिंदी बोलते हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी को, उसमें श नहीं होता। अवधी में तो मूर्धन्य श है, पर दंत शाही केवल छत्तीसगढ़ी में मिलेंगे, तालप श भी नहीं है, शंख वाला। ये भाषा की एक सुंदर, इसीलिए देखा होंगे छत्तीसगढ़ में आप लोग बढ़िया पढ़ा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय वाले, हम तो गांव में पढ़े हैं। मैं जब कभी कभी शंख को संघ बोलता हूं तो मेरे दोनों बच्चे बोलते हैं नहीं आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, वो शंख है, क्योंकि जो मातृभाषा है ना, क्योंकि हमने सही सा कहा हुआ है, संभल के बोलना पड़ता है। तो पूर्वी हिंदी की अलग है। पूर्वी हिंदी में हमारे अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आते हैं, वहां के अलग है। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, हमारे छत्तीसगढ़ में बुंदेली एडिशन के आलाखंड पढ़े जाते हैं, पर हिंदी जो भाषा भाषी हैं उनको बोलने में भले परेशानी हो, समझने में परेशानी नहीं होती। ये जन की भाषा है। कामोर लाखिन बादर गरजे का दहरा मर गिरे कगार, कामोर लाखिन बिजुरी चमके कही के उठे रहे और झंकार। जयचंद पूछ रहे हैं लाखिन से क्या मामला है, न उत्तर मिलता है, नाम रे राजा रे बादर गरजे ना दहरा मर गिरे कगार, नाम रे राजा रे बादर गरजे ना दहरा मर गिरे कगार, आवत होई है उदय ठाकुर तेही के रे उठे रहे रे झंकार, आवत होई है उदय ठाकुर। वो वीर गाथा काला पढ़ाते होंगे तो मालूम होगा, वो पूरा का पूरा बुंदेली है, एक में हो गया है। सुमिरन करके रामचंद्र को लाए बजरंग बल, लेके जाकर लाए हो गया, क्योंकि वीर रस में गाना है तो कभी कभी गायकों ने भी उसके कारण से किया। सुमिरन करके रामचंद्र को लाए बजरंग बली का नाम, कहे लड़ाई रहे मानव की यारो सुनियो कहाँ लगाए। और जैसे लड़का कबड्डी खेल, लड़का जगह लड़का हो गया, मोड़ा भी होता है ना बुंदेली में, जैसे लड़का कबड्डी खेले गिन गिन धरे या गारू पाए, वही बिन बढ़ गए मोहबे वाले दो हाथ करे तलवार, खट 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 तेगा बाजे चाले छपक छपक तलवार, चले जुनबी और गुजराती ऊना चले विलायत क्यार, तेगा चटके बदमान के उठ उठ गिरे सुघरुआ जवान, जवान जवान हो गया। मूरन देखिए देशज का शब्द मूर सिर के लिए, मूरन के चौफेरा लागी गए रे रुंडन के लगे पहाड़, कटी कटी सिर गिरे धरनी पर उठ उठी रुंड करे तलवार। ये जैसे लड़का कबड्डी खेले गिन गिन धर का गालू पान, वही गिन बड़े मोहबे वाले दोनों हाथ करे तलवार। ये बड़े जैसे लड़ाई के साथ स्पीड से गांव में पहले बारिश के दिन से दशहरा के दौर में पढ़ते थे, क्या तीन ही चीज पढ़े जाते थे जब टीवी टीचरों का जमाना नहीं था, तो कोई बुंदेली, ये कैसे एक चार्मिंग कहते सौंदर्य बोलते हैं, भाषाई सौंदर्य जिसको कहते हैं, ये लोक से आपको मिलेंगे। लोकोक्ति और मुहावरा गढ़ने की ताकत हमारे शिष्ट भाषा में नहीं है, ये लोक साहित्य से सिद्ध हुए हैं, ज्यों के त्यों आ गए हैं। ये विशेषता आप ब्रज के देखिए, एक जमाना था राजस्थानी साहित्य की हिंदी हुई, एक बालिका ने कहा, उसके बाद ये अवसर मिला ब्रज को, सूरदास जी के जमाने में ब्रज के सौंदर्य देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही हंस सुता की। संस्कृत को पिरोया, हंस यानी सूर्य, सूर्य की बेटी यानी यमुना, यमुना ना कहा करके क्या क्या देखो पश्चिमी हिंदी में, हंस सुता की सुंदर कगरी और बिटप की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये बुंदेली का देखिए, भोजपुरी का, ब्रज का, और सूरदास रसखान आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बड़े कवि तो सवैया छंद वाले रहेंगे, उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने क्या बढ़िया एक सौंदर्य। पर पंत ने कहा नहीं, हिंदी को ब्रज की चोली नहीं चाहिए, बंसी बजाना छोड़ दिया है। भारत के कृष्ण ने शंख फूंकना शुरू किया है। क्यों कहा? क्योंकि ब्रज में वो सामर्थ्य नहीं थी कि पूरे हिंदुस्तान के लोग सुन सके। ये सामर्थ्य ये आज की हिंदी में थी। स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा यदि रही हो तो यही हिंदी थी। 57 के क्रांति से हिंदी बेल्ट ने
लड़ा था। बैरकपुर से मंगल पांडे ने जो स्वर गुंजाया, अंतिम बहादुर शाह जफर ने, बादशाह ने अंग्रेज को जो उत्तर दिया इसी हिंदी में दिया था। रंगून जेल में जब बंद थे, जब व्यंग किया अंग्रेज ने, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, आए जफर अब हो चुका तकसीम हिंदुस्तान की। तो मरते मरते उस बूढ़े बादशाह ने जो उत्तर दिया इसी हिंदी में दिया। क्या कहा? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या बोलते हो? लंदन तक भुजा पहुंचेंगे, आजादी मिलेगी देश को। ये है तो भारत माता मधुर भाषणी ही नहीं, बहुभाषणी भी है। आखिरी छोड़ के आ रहा, आप बंगाल में जाइए, बंगला में तो बहुत सारे शब्द आपको हिंदी के मिलेंगे। दक्ष प्रवीण, अंतर यही है, वो आ को भी ओ से उच्चारण करते हैं, वो प्रवीण को भी प्रवीण ही कहेंगे, है नहीं? जब बात करके देखना उनसे। बंकी मेरे अमी बंदे मातरम विवेकानंदेर तपो ज्ञान, सुनब काव्यो मेघनाद होते काजी नजरुल्लेर विप्लव गान। ऐसो ऐसो सब मिल गाओ जन गण मन, रविंद्रनाथेर कविता गान। उज्ज्वल करिवे भारत मातरे, पाविए बांग्लार मान। तो आप देख लीजिएगा पूरा बहुसंख्यक जो भाषा रही है। एक मजदूर भी कर्नल से किरगिज घाटी तक, गौ घाटी से चौपाटी तक घूम के आ जाता है। अंगूठा टेक हमारा छत्तीसगढ़ का मजदूर, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। आज से 4 साल पहले मैं सैयदराव संगीत यूनिवर्सिटी बड़ौदा गया था, अध्यक्षा का नेशनल सेमिनार था। मुझे मजदूर मिले उस यूनिवर्सिटी में। मैंने पूछा भाई भाषाई संबंधी आपको कोई परेशानियां तो नहीं होती? बोले नहीं, हमारा काम सब बढ़िया चलत है। हम बोल लेता यानी बहुजन की भाषा, इसीलिए वो मराठी लोकमान्य तिलक आए, वो गुजराती गांधी आए, वो पंजाबी लाला लाजपत राय, वो गोप बंधु असमिया आए, वो मेहताब आए, हमारे उड़िया बंधु गोप बंधु आए असमिया, बंगाली आए सुभाष बाबू, सबने वकालत इन्हीं हिंदी की थी। ये भी देश की भाषा। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि जो देश गुलाम है, गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए अपनी भाषा को बचाए रखे, और जो देश आजाद है अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी भाषा को बनाए रखे। क्यों? क्योंकि जन भाषा बहुजन की भाषा है, ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए कोई भी भाषा बुरी नहीं है। कई प्रकार की भाषा सीखिए, आप जानिए ज्ञानवर्धन के लिए, पर अपनी भाषा के प्रति भी वो सम्मान का भाव रखिए। ये हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत ये जो बातें की जाती है उसके पीछे कारण यही है। इसीलिए जब आप पढ़िएगा, पूरा उत्तर से दक्षिण एक मीना की तार की तरह है, एक छोर को भी छू दीजिए, पूरा का पूरा तार झंझना उठता है। मैंने जो पढ़ा है बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए पंजाबी में पंदर या दो बाजरी साहा संदेहिरांदी नानक यार जंजहपी रादी ऊंची कर शांत, वो पंजाबी। गुजराती गर्वी गुजरी हो गांधी नी नरसो नर्मदनी चोखान, भारत माता नी पुत्र लाडली सरदारे साधु मकितान, गर्वी गुजरी हूं गांधी नी। और अंत में 2 पंक्ति, कैसे उसमें संस्कृत, कैसे उसमें उर्दू। उर्दू को हम भाषा नहीं मानते, लिपिकरण अलग है, हिंदी की वो शैली है। और संगीत दृष्टि से संसार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अरब कंट्री जितने हैं वो सब सुनते हैं सीरियल, और यदि उर्दू को हटा दिया जाए दूसरे नंबर में आता है। हमने चीनी को पछाड़ चुके। ये विशेषता इनकी बहुग्राहिता। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे, गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग 3 महीना यदि हिंदी भाषियों के बीच रह लें तो हिंदी बोलना जान लेंगे। और जब मैं श्रीलंका वालों को देखता हूँ, मॉरिशस इथियोपिया वालों को देखता हूँ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये गांधी जी के उस कथन का अपनी यूनिवर्सिटी में देखता हूँ। अरसा गुजरा जब गुलाब का कफन ओढ़ कर भंवरा सोया। देखो पूरा पूरा फारसी लिया ना, संस्कृत को जोड़ दिया। ये मयूख जी की पंक्ति है, बशीर अहमद मयूख, 1962 में चीन ने आक्रमण किया उस समय का लिखा था। अभी डोकलाम गलवान चल रहा है। अरसा गुजरा जब गुलाब का कफन ओढ़ कर भंवरा सोया, जुल्मी थे जब मन का मजनू लैला की जुल्फों में खोया।
नहीं नाएगी चांदनिया निर्वसना नीले अंबर में, राह न पाके कोई राधा सांवरिया के किसी डगर पे। अभी देखिए संस्कृत में इतना है, पनघट की राधा के नूपुर रणभेरी में परिवर्तित करो, वृंदावन की बंसी का स्वर शिव शंकर के डमरू में भरो। डिम 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 डमरू बाजे नाचे गावे भारत शंकर, खेतों में बारूद उगाने निकल पड़ा है मेरा हर घर। देखो कवियों ने जोड़ा तो वो सौंदर्य है, ये यहाँ की भाषा हो वहां की हो, सब मिल करके रस चरवाना जिसको कहते हैं, लौंग इलायची सौंफ सुपारी पान के साथ जब चबाते हैं तो एक विशेष रस की निष्पत्ति होती है ना, रस चरवाना जिसको कहते हैं। तो जैसे ये चिंदी से कथरी नहीं बनाई जाती थी पहले, अब तो कंथा की जमाना घट गई है, संस्कृत में कथरी को कंथा कहते हैं। उसी प्रकार हमारी जो आज की हिंदी है वो वैसी कंथा है जिसमें अन्य देश की भाषा तो है ही, विदेशी भाषाएं ऐसे जुड़ गए हैं, जड़ गए हैं कि आप उनको विलग ही नहीं कर सकते। कंप्यूटरीकरण जब मैं कहता हूं तो अंग्रेजी नहीं रहा, वो हिंदी हो गया। कॉलेजों बोलता हूं तो वो कॉलेजेस नहीं हुआ, कॉलेजों कहता हूं तो वो हमारा वो क्या हो गया, हिंदी का हो गया। तो जो भाषा जितनी लचीली होती है उनके वर्धन की उतनी संभावना होती है। और संसार में एक भी ऐसी भाषा नहीं है जो अपने आरंभ से 130-40 वर्षों में ही संसार के इतने बड़े भूभाग पे छा गई हो, और ये सौभाग्य हिंदी को प्राप्त हुआ है। 130-40 साल 100 साल पहले की बात है, हिंदी की शुरुआत हुए और आज इतने व्यापक फलक पे छा गए हो। इसके पीछे कारण है ग्रहणशीलता। जिस भाषा की जितनी आत्मा शक्ति दुरुस्त होगी वो भाषा उतनी ही चिरजीविनी होगी। भाषा तो परिवर्तनशील है, पर हिंदी में दूसरे भाषा के शब्दों को ग्रहण करने की बड़ी सामर्थ्य है। अच्छा लगा, मैं तो आया था हरि भजन को, ओटन लगे कपास की स्थिति नहीं। हमारे बड़े प्रिय हैं आदरणीय प्रचार महोदय, बड़े रुचिवान हैं, तो मैं भी आयोजन ही कर रहा था, अपने विभाग में दूसरे को थमाया और अच्छा लगा मुझे कि आप जो आयोजन कर रहे हैं। मेरे दोनों बालिका और बालक को भी रिकॉर्डिंग करवाना, पहले पता चला था कि घर से शूटिंग हो जाएगा तो काम चल जाएगा, बताए नहीं लेके ही जाना पड़ेगा, आप ही को जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो भैया ठीक है, इसी बहाने कुछ बोलना हो गया। अच्छा लगा आप लोगों की भी जाके। आदरणीय प्रचार महोदय, साधुवाद, और जितने वरिष्ठ शिक्षक हैं आप सब सुन रहे हैं, मुझे सबके प्रति साधुवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय छत्तीसगढ़। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। इस भाषाई विविधता को आदरणीय यादव सर ने अपने वक्तव्य में बड़े ही सटीक वाक्यों से, सटीक उद्बोधन से व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद यादव सर। हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है और मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर आए और अपने अधिकार व्यक्त करें। शिक्षक साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ उपस्थित हमारे विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के विभाग अध्यक्ष हैं। हिंदी पखवाड़ा की समापन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बहुत कुछ न कहते हुए फिर भी हिंदी भाषी हूँ तो कुछ कहना ज़रूरी है। वैसे सभी बच्चों ने बहुत कुछ क्षेत्र को समेटा। विप्रांशी ने अपनी कविता के माध्यम से आपको बहुत अच्छा सुनाया या अपनी अच्छी प्रस्तुति दी। आयुषी ने भाषा के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला कि प्राचीन काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे सा का उच्चारण भ करते थे, इस तरह से हिंदू से हिंदी बना, कालांतर में उसका विकास हुआ, विकसित हुआ, पुष्पित पल्लवित हुआ। इस तरह से अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदी का स्वरूप कैसा था, कैसे बदला। इसी तरह से हमारे संस्कृति यादव और छोटे यादव ने भी बतलाया
अपनी अपनी कविता के माध्यम से, तो ये एक सुखद अनुभूति है मेरे लिए। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि इस अवसर पर हर शिक्षक एक कविता या एक कहानी या हिंदी का कोई भी वह हो विधा वो बोलना चाहिए। समय अभाव के कारण मैं ये सबको बोलने का अवसर नहीं मिल पाया, किंतु मैं अति संक्षिप्त में इसके क्रमिक विकास के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आदरणीय सर ने कहा था कि एक गुलामी का प्रतीक था अंग्रेजों के शासनकाल में, तब हमें हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता हुई और कालांतर में चलता रहा है। तो अभी हमें हिंदी पखवाड़ा या हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में हिंदी जन जन की भाषा है। भारत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर यानी दुनिया में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने हिंदी में अपना वक्तव्य दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के चाइना या सुदूर दक्षिण में भी या एशिया, अमेरिका या अन्य महाद्वीपों में भी हिंदी सरलता से बोली समझी जाती है। तो हिंदी अपने आप में एक विस्तृत भाषा है। और जैसे मैडम ने गाया था कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो भाषा लोगों को जोड़ता है, लोगों के हृदय को जोड़ता है, और भाषा ही है जो एक दूसरे को करीब मिलाता है और हम संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि जब वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, तो त्रिचनापल्ली या कोच्चि केरला में किस भाषा से संवाद किया होगा? उस समय केरला के लोग ना तो मलयालम के अलावा अन्य भाषाओं को जानते थे और ना ही वे अंग्रेजी वगैरह समझ पाते थे। तो अंग्रेजों के आने से भारत में अंग्रेजी का विकास हुआ। तो एक चिंता का विषय है कि वास्को डी गामा ने जब भारत पर कदम रखा तो उनसे संवाद कैसे किया होगा। तो ये दिल की भाषा होती है, चाहे वह एक्शन के माध्यम से हो चाहे कैसे भी हुआ हो। लेकिन आज हम हिंदी की भाषा की हिंदी की बात कर रहे हैं। तो यदि हम क्रमिक तौर पर जाते हैं, जैसे आयुषी ने बताया था कि धार्मिक तौर पर भी हम जाते हैं, यानी प्राचीन काल में यानी ईसवी शताब्दी ईसा से पूर्व भी यहाँ पर हिंदी के कुछ अंश हम बोलेंगे जो शब्दावली या तद्भव या संस्कृत के साथ मिली जुली भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है और कालांतर में संस्कृत से ही अलग अलग भाषाओं का उद्भव हुआ। जैसे हिंदी को हम बोलते हैं 18 बोलियों की एक भाषा बनी है। तो जब मैं आगे आऊँगा आज़ादी के बाद की हिंदी की, तो इस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ ईसवी शताब्दी तीसरी, चौथी और पाँचवीं शताब्दी में। तो वहाँ की भाषा या बोली पाली में लोग बोलते थे, या उस समय की जो भाषा थी इसमें पाली का स्वरूप था। तो क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना था, तो वहाँ की उस समय की जन जन की भाषा को अपनाया था और इस तरह से क्रमिक विकास हुआ। तो बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे आता हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय में, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। तो आदरणीय प्रोफेसर यादव जी ने बताया था कि 1100 ईस्वी के आसपास में ही हिंदी ने अपना स्वरूप अपना स्थान पाया था खड़ी बोली के रूप में। तो मीराबाई की हम की रचनाओं में देखते हैं कि पाँव में घुंघरू बांध के मीरा नाची रे। तो इस तरह से राजस्थानी खड़ी बोली और इस तरह से अवधी, मगधी और भोजपुरी इत्यादि का सम्मिश्रण हो गया था, जो हिंदी का स्वरूप नहीं था। जैसे आपने रसकान का नाम लिया था और रीतिकाल या आदिकाल, इस समय से तो इसका क्रमिक बहुत पीछे से ही आया हुआ है। जो आज हिंदी का स्वरूप है वो ऐसा नहीं था। तो अब हम उसके ऐतिहासिक बिंदुओं पर नहीं जाते हैं। सवाल उठता है कि हिंदी पखवाड़ा या हिंदी क्यों मनाते हैं। तो इसका एक ही जवाब है कि भारत में हिंदी भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए और जो हिंदी को जो दर्जा प्राप्त होना चाहिए पार्लियामेंट में, चाहे लोगों में, चाहे सभा संसद में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, वो स्थान नहीं मिला है। इसीलिए हमें हिंदी दिवस
मनाने की आवश्यकता पड़ती है। और इसे हम अन्य शब्दों में कहें तो एक गुलामी का प्रतीक है कि उस समय जब हिंदी का प्रचलन नहीं हुआ था, विस्तार नहीं हुआ था, प्रसार नहीं हुआ था, तो मनाते थे हिंदी को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए। लेकिन आज क्योंकि जब संविधान बना और बनकर के तैयार हुआ था, उस समय भारत में कुल भाषाओं की संख्या 15 थी। तो 15 बाद में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ दिया गया और अभी आपको डोगरी को भी शामिल कर दिया, इसलिए आज हमारे 22 हो गए हैं। तो भाषा हमारे संविधान में भाषाई तौर पर राज्य का गठन हुआ है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था कि भारत में राज्यों का बंटवारा कैसे होगा। तो जो मराठी बोलते हैं उनके लिए महाराष्ट्र का एक स्टेट दे दिया, जो बंगाली बोलते हैं उनको एक बंगाल दे दिया, और जो पंजाबी बोलते हैं उनको पंजाब एक राष्ट्र। तो हमारा जो राज्य का पुनर्गठन हुआ है या राज्य का गठन हुआ है वो भाषाई तौर पर हुआ है, ताकि लोग एक जगह में रहने वाले एक समझे, एक माने जाएं, उनकी संस्कृति, सभ्यता या उनका रहन सहन का तरीका एक तरह होता है। तो हिंदी ही है जो आपस में जोड़ता है। आदरणीय सर ने बहुत कुछ अपने शब्दों में कविता के माध्यम से बहुत कुछ बदला दिया, और साथ ही साथ हमारे गुरुजनों ने, जैसे मोनिका शर्मा ने भी कविता के माध्यम से बदलाया। तो अति संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी बहुत ही सरल और सुगम है, सभी भाषाओं को आत्मसात किए हुए है। और कविता के माध्यम से अगर हम कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो यदि मैं कविता के माध्यम से मैं बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहूँगा तो आसानी से बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक भाव है, एक लहजा है, एक वहाँ पर एक संवेदना है। तो संवेदना हिंदी साहित्य में, यदि साहित्य की बात करेंगे तो वो संवेदनाएं हिंदी साहित्य में है, अन्य सभी साहित्यों में भी है, लेकिन हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट है, विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। यदि मैं सीधे शब्दों में बहुत कविता के माध्यम से ना कहूँ तो लोगों पर असर कम पड़ेगा। तो कविताएं, लोकोक्ति, मुहावरे, श्लोक, सोरठा और कुंडलियाँ होती है। आज का जो नया जनरेशन है, ये सब जो हिंदी की विशेषताएं हैं, ये इससे दूर होता चला जा रहा है। इसलिए ज़रूरत है ऐसे हिंदी पखवाड़ा मनाने की, ऐसे हिंदी संगोष्ठी की, कविता वाचन की, श्लोक वाचन की। तो इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अभी मैं व्याकरण पर आया नहीं हूँ, तो रस, छंद, अलंकार, समास, संधि इत्यादि, ये व्याकरण अपने आप में बहुत बड़ा एक विस्तृत शब्द है। जो हमें भाषा सीखना है तो हमें व्याकरण पर जाना चाहिए, चाहे भाषा कोई भी हो, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी कोई भी हो। सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए वो व्याकरण पर होना चाहिए। और चूँकि हिंदी संस्कृत से आया हुआ है तो बहुत कुछ शब्दावली संस्कृत से आए हुए हैं, और इसमें अन्य भाषाओं का भी सम्मिश्रण हो जाता है। तो हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, और संविधान में क्योंकि अन्य भाषाओं को भी भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, और बोली और भाषा में अंतर है, ये आपको समय आने पर बता दिया जाएगा। तो हिंदी भाषा, इसे जानने के लिए आप हिंदी की विशिष्ट ग्रंथों का अध्ययन करें, चाहे साहित्य जगत का निबंध हो, चाहे वह यात्रा वृत्तांत हो, चाहे कविताएं हैं, श्लोक हो, चाहे वह रसखान के हों। तो यदि हम कविताओं में जाते हैं तो हम खो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, या हम उसमें रम जाते हैं, समा जाते हैं। तो इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपील करना चाहूँगा सभी बच्चों से, सभी गुरुजनों से और अभिभावकों से कि हिंदी भाषा को और अधिक जानने के लिए आप इनकी किताबों को पढ़ें। और सौभाग्यशाली हैं कि आज हिंदी भाषा का जो देवनागरी लिपि को हम कंप्यूटराइज भी कर लिए हैं, जो आप अंग्रेजी में आप टाइप करोगे तो हिंदी में अनुवाद होकर के आ जाता है। तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो कभी कभी हमें ये हमारी एक विडंबना है कि हम अपनी भाषा को नहीं जानते हैं, हमारी अपनी बोली, अपनी भाषा को हमें सीखने की जरूरत पड़ रही है। अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो पहला पैराग्राफ दिया गया है कि छोटे बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जाए। जो प्राइमरी के हमारे अध्यापक जानते हैं कि एक स्कूल रीडिंग प्रोग्राम होता है, तो 1 और 2 क्लास के बच्चों को उनकी भाषा में, जो उनकी मदर टंग है, मातृभाषा, उनको सिखा दिया जाए ताकि उसको समझ में आए। तो डायरेक्ट जब स्कूल में आता है तो हिंदी फराटेदार बोले, अंग्रेजी में फराटेदार बोले, तो बच्चे के समझ में नहीं आता है। तो भाषा
जो उसके समझ में आए, अगले व्यक्ति के समझ में आ जाए, इसीलिए प्राथमिक कक्षाओं में या छोटी कक्षाओं में उनकी भाषा में सिखाने के लिए कहा गया है। ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो प्राचीन काल में जो हिंदी का दर्जा था, हिंदी को जो स्थान मिला था, आधुनिक काल में भी जो स्थान मिला हुआ है और भविष्य में भी हिंदी का स्थान वही रहेगा। और ऐसे ही संगोष्ठी और ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे, नई नई कविताएं सुनने को मिलेगा, नए नए विचारों का आदान प्रदान होगा और हिंदी का क्रमिक विकास को, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इस आयोजक मंडली को इस कार्यक्रम को सुखद और एक विशिष्ट बनाने के लिए इस आयोजनकर्ता को मैं अपनी तरफ से, विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामनाएं प्रसिद्ध करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन सुचारू ढंग से करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति करो, फिर निज भाषा ज्ञान के निकट में ही खुश हो। इस बात को आदरणीय प्राचार्य महोदय ने अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट किए। अंत में मैं आभार प्रकट करने के लिए गरिमा मैडम को आमंत्रित करती हूँ और बिहार और विगत 15 दिनों से हमारा जो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है उसमें साला परिवार के सभी सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया है और अपनी सहभागिता निभाई है। इन सबको धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करें। गरिमा मैडम। सर्वप्रथम वाणी की माँ शारदे को नमन। आप सभी को शुभ प्रणाम। आज हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत 14 सितंबर से हम सभी हिंदी के विकास, संवर्धन, उसे प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते चले आ रहे हैं। आज इस समापन समारोह की समस्त प्रस्तुतियां इस बात की द्योतक है कि जिन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हिंदी राजभाषा विभाग अधीन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे हिंदी पखवाड़ा मनाने के संबंध में, वो महज औपचारिकता ही नहीं रह गए, बल्कि हम सभी ने उसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और हमारे केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ ने इसे 100% सफल करके दिखाया है। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे विद्यालय के संरक्षक आदरणीय प्राचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस हिंदी पखवाड़ा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया एवं प्रोत्साहित किया। इसके बाद मैं अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहूँगी विद्यालय के समस्त कक्षाध्यापकों को, जिन्होंने अपनी कक्षाओं में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत सभी प्रतियोगिताओं का कुशलतापूर्वक संचालन किया। इसके बाद मैं सभी अपने शिक्षक साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों से इस समारोह की गरिमा में अभिवृद्धि की है। आदरणीय सुमन सर, वीरेंद्र सर, विजय भूषण सर, मोनिका मैम ने अपने विचारों को, भावों को व्यक्त किया। तदुपरांत इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से पधारे आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी ने संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा एवं इसकी उपभाषाओं के विषय में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बड़े ही रोचक ढंग से बताकर हमारे भाषाई शब्दकोश में अभिवृद्धि की है। इसके बाद में यहाँ उपस्थित समस्त विद्यार्थी, विप्रांशी, आयुषी, साहित्य एवं संस्कृति का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। इन सभी ने राष्ट्रकवि दिनकर जी की विभिन्न रचनाओं का बहुत ही ओजपूर्ण तरीके से वाचन किया। अंत में मैं इस वैश्विक महामारी के कारण घरों में रहने को विवश हमारे विद्यालय के उन समस्त विद्यार्थियों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मातृभाषा हिंदी के महत्व को समझते हुए ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई समस्त प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। साथ ही साथ मैं उनके सभी अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।